थैंक यू मैं दे रही हूँ कि आप ये हरकत नहीं करोगे। पीडियाट्रिशियन एंड इंटरनेशनल बोर्ड सर्टिफाइड लैक्टेशन कंसल्टेंट हूँ, जो जागतिक स्तनपान सलाहकार है। पिछले 27 साल से ज्यादा मेरा इस फील्ड में अनुभव है। और एक ऑर्गेनाइजेशन है बीपीएनआई महाराष्ट्र, ब्रेस्ट फीडिंग प्रमोशन नेटवर्क ऑफ इंडिया, उसकी मैं सेक्रेटरी रह चुकी हूँ और हूँ, अभी भी ऑनगोइंग हूँ, पहले भी थी, अभी ऑनगोइंग सेक्रेटरी हूँ। और हम लोग ट्रेनिंग पार्टनर्स है। महाराष्ट्र के साथ साथ 7 अलग अलग स्टेट्स में हम ट्रेनिंग कंडक्ट करते हैं, स्टेट गवर्नमेंट के लिए और यूनिसेफ के लिए। जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स है, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस है या प्राइवेट हॉस्पिटल्स है, वहाँ के डॉक्टर्स, नर्सेस, आंगनवाड़ी वर्कर्स, हेल्थ का जो स्टाफ है, उनको हम ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, जिसका फंडिंग गवर्नमेंट और यूनिसेफ करती है। बहुत सारे हमारे ऑर्गेनाइजेशन के जो जर्नल्स है, उसमें मैंने 2 चैप्टर्स लिखे हैं, यूनिसेफ के वीडियोस है, उसमें मैंने काम किया है। जो ट्रेनिंग अवेयरनेस के लिए मेरे लाइव इंटरव्यूज भी होते हैं, टीवी पे या रेडियो पे लाइव इंटरव्यूज भी होते हैं। और ये जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन काम करती है वो MIYCN, जो मैटरनल इन्फेंट एंड यंग चाइल्ड न्यूट्रिशन, जो माँ का पोषण है, नवजात बच्चे का पोषण है, और यंग चिल्ड्रन जो है 5 साल के नीचे, उनके ऊपर हम ज्यादा काम करते हैं। क्योंकि ये नींव है हमारा, जो ये जो बच्चे हैं वो फ्यूचर जनरेशन है। जैसे अभी अभी दीपक सर ने कहा कि वाई इज वेरी इंपॉर्टेंट, और वाई के पीछे का वाई इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि उसी के ऊपर एक व्यक्ति का जो करियर है वो डिपेंड है, निर्भर है कि वो किस तरह से जा सकता है, निखरेगा या बिखरेगा। वैसे ही अगर एक बच्चे का पोषण अगर अच्छी तरीके से हो जाता है, तो उसका भी जो लाइफ है वो निखरेगा या बिखरेगा। जो तो फर्स्ट 1000 डेज ऑफ लाइफ इन अ चाइल्ड आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये 1000 डेज कहाँ से शुरू हो जाते हैं? तो गर्भ से लेके दूसरे सालगिरह तक ये 1000 डेज काउंट हो जाते हैं। तो बच्चे का न्यूट्रिशन अगर माँ की ऊंग में, पेट में अगर अच्छा नहीं होगा, तो उसका जो बाहर आ जाएगा, जो इंडिपेंडेंट सफर शुरू हो जाएगा उसका, वो भी बहुत अच्छा नहीं शुरू हो जाएगा। क्योंकि ये बच्चा जो पैदा हो जाएगा, माँ के शरीर में से पूरा पोषण बच्चे को चला जाता है। इसकी वजह से माँ के जो स्टोर्स है वो कम हो जाते हैं, और वहां से बच्चे का पोषण हो जाता है। ये केंगन डिवाइस मेरी लाइफ में कोविड के दौरान ही आ गया। जो कोविड के फर्स्ट वेव में मेरे घर पे आया था, जो मैंने बोला, मैं मिशन पे काम कर रही थी, तो वहां पे न्यूट्रिशन का ही सब विषय था कि कैसे हम सिर्फ न्यूट्रिशन के ऊपर ध्यान दे के 1/5 ऑफ द मॉर्टेलिटी रेट, 20% मॉर्टेलिटी रेट, जो मृत्यु दर है, बाल मृत्यु दर है 5 साल के नीचे का, 20% हम कम कर सकते हैं। तो 20% बहुत बहुत ही बड़ा मायना रखता है। और खाने पीने, जो बच्चों का न्यूट्रिशन होता है, खान पान है और स्तनपान है, तो उसके लिए मेहनत नहीं है, मैन पावर नहीं है। तो बिना मेहनत, बिना मैन पावर के हम 20% माल न्यूट्रिशन और डेथ रेट कम कर सकते हैं। अगर चिल्ड्रन के डेथ रेट हम देखेंगे, तो अर्ली एज में जितना बच्चा छोटा रहता है, उतना उसके जान को खतरा होता है। जैसे फर्स्ट 7 डेज आर ऑफ लाइफ आर वेरी क्रूशियल। फिर 1 मंथ है, वहां पे डेथ रेट ज्यादा होता है। 2 साल तक बच्चों का ज्यादा तकलीफ होता है, क्योंकि बीमारियां का खतरा ज्यादा होता है बिलो 2 इयर्स। और 5 साल तक के बच्चों को, फिर 2 साल के कम कम होते जाते हैं, फिर 2 to 5 इयर्स भी बच्चों को बीमारियां रहती है। 5 इयर्स पे बच्चों की जो इम्यूनिटी है वो अडल्ट लेवल पे चली जाती है, और फिर बीमारियां कम हो जाते हैं, इम्यूनिटी पावर उनकी बढ़ने लगती है। लेकिन जो फर्स्ट डेज है वो इतने क्रुशियल क्यों है? क्योंकि उसमें बच्चों का विकास, बौद्धिक विकास, शारीरिक विकास के साथ साथ बौद्धिक विकास भी बहुत अच्छी तरीके से हो जाता है। 2 साल की उम्र तक ऑलमोस्ट 90% ब्रेन डेवलप हो जाता है। 1 साल तक ही 70-80% हो जाता है। 2 साल तक 90% ब्रेन डेवलपमेंट हो जाता है। वो जो ब्रेन डेवलपमेंट है, उसमें अगर कुछ दिक्कतें आई तो बहुत बार लॉस होता है और इरिपेरेबल होता है। उसके साथ साथ 2 साल तक के जो बच्चे होते हैं, उनकी जो हाइट अचीव करते हैं एट द एज ऑफ 2 इयर्स, वो 50% ऑफ द अडल्ट हाइट वो अचीव करते हैं। और उसमें अगर दिक्कत हो जाती है तो वो इरिवर्सिबल हाइट, फिर वो
नाटा बच्चा हो जाएगा, छोटा बच्चा मतलब सिकुड़ा तो होता है, माल नरिश तो होता है, ठेंगड़ा भी होता है, जिसकी हाइट भी कम है। और अगर ऐसे बच्चे वो अपनी अगली जनरेशन प्रोड्यूस करेंगे तो वो किस तरह की करेंगे? ऑब्वियसली कॉपी पेस्ट ही होगा, सेम टू सेम डुप्लीकेशन होगा। तो आने वाली जनरेशन भी बहुत छोटी नाटी और हेल्थ के बारे में बिगड़ी हुई रहेगी। तो माँ का न्यूट्रिशन, बच्चों का न्यूट्रिशन बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे लाइफ में केंगन आया, ये न्यूट्रिशन हम फॉलो कर ही रहे थे, तो ये केंगन है उसको मैंने कॉम्प्लीमेंट कर दिया। जो बच्चों को हम न्यूट्रिशन स्तनपान को कॉम्प्लीमेंट कर देते हैं, तो ये न्यूट्रिशन के लिए हमने वाटर को कॉम्प्लीमेंट कर दिया। क्योंकि कभी भी हम बोलते हैं कि आप हेल्थ के लिए क्या करते हो या न्यूट्रिशन के बारे में बोलते हैं, तो सबके दिमाग में क्या पिक्चर आता है? सबसे पहले सब खाने का पिक्चर आता है कि न्यूट्रिशन है तो हेल्दी फूड खाना है, फ्रूट खाना है, कैल्शियम के लिए ये चीजें लेनी है, पनीर है, डेयरी है, जो भी है। पानी किसी के दिमाग में नहीं आता है, जो 72% कंट्रीब्यूट करता है। तो न्यूट्रिशन का मतलब डाइट और वाटर दोनों है, क्योंकि ये जो न्यूट्रिशन सेल तक पहुंचेगा वो वाटर के माध्यम से पहुंचेगा। जो व्हीकल जिसमें ये खाना बनेगा वो अगर अमृत है तो वो खाना भी अमृत बन जाएगा और सेल को रिजुनेट करेगा, न्यूट्रिशन करेगा और हाइड्रेट भी करेगा, जिससे बहुत सारी दिक्कतें हमारी कम हो जाएगी। तो ये न्यूट्रिशन मैं मेरी लाइफ में फॉलो कर रही थी। ये केंगन आ गया, इसमें मुझे पेस्टिसाइड की प्रॉपर्टी बहुत अट्रैक्ट की थी, क्योंकि कोविड का दौर था। मुझे ऐसा लगा था कि न्यूट्रिशन पे तो हम ध्यान दे ही रहे हैं, और बाय गॉड्स ग्रेस हम लोगों को कुछ भी बीमारियां नहीं थी, कोमॉर्बिडिटी जैसे डायबिटीज, बीपी या ऐसे कुछ भी नहीं था। तो इसको मुझे सिर्फ कॉम्प्लीमेंट करना है, क्योंकि मुंबई में जो कोविड के फर्स्ट वेव में माहौल था, बहुत सारे हॉस्पिटल्स भर भर के चल रहे थे। जो मेरा एरिया है, मैं जहाँ पे रहती हूँ, जो कॉरपोरेशन के हॉस्पिटल से, म्युनिसिपल हॉस्पिटल से, सायन हॉस्पिटल, केईएम हॉस्पिटल, वाडिया हॉस्पिटल, ये मेरे अराउंड है। तो जो भी एम्बुलेंसेस जाते हैं हमारे घर के सामने से जाती, तो बहुत ये डरावना होता था, बीइंग अ डॉक्टर ऑल्सो। तो जो भी कुछ चीज आती थी घर के बाहर 2-3 दिन रहती थी, फिर भर में आएगी। तो मुझे ऐसा लगा कि ये मैं अगर पेस्टिसाइड निकालूंगी तो नो टच टेक्निक से मैं पेस्टिसाइड निकाल सकती हूँ, साथ में साथ उसको डिसइंफेक्ट भी कर सकती हूँ। क्योंकि कोई भी बैक्टीरिया है, वायरस है, फंगस है, 5 के 8 pH के बीच में सर्वाइव होता है, उसके नीचे नहीं, उसके ऊपर नहीं। तो 11.5 के बीच में डालने के वजह से मेरा फूड पेस्टिसाइड फ्री तो हो ही जाएगा, लेकिन डिसइंफेक्ट भी हो जाएगा साथ साथ में। तो ये मेरा नजरिया था, इसके लिए मैंने ये डिवाइस मैंने ले लिया था। लेकिन ये पानी का इस्तेमाल करने के लिए वही एक मेरा अप्रोच था, क्योंकि हेल्थ न्यूट्रिशन पे काम हो रहा था और मुझे लग रहा था कि मैंने परफेक्ट में जा रही हूँ। लेकिन जब ये पानी अंदर जाना शुरू होगा तो उसका इफेक्ट दिखा कि मैं जो न्यूट्रिशन ले रही थी, अच्छा वाला अल्कलाइन डाइट, उसके बावजूद मेरे जो फटीग, इजी फटीगेबिलिटी होते थे, फाइब्रोमाइल्जिया जो मसल पेन होता था, मुझे इलेक्ट्रो को बैंडेज बांध के रखना पड़ता था, या माइग्रेन होता था, बहुत सीवियर माइग्रेन होता था। तो ये चीजें मैंने वो नॉर्मल किया था, क्योंकि हम ऐसे सोचते कि इतना हमने काम किया है तो बॉडी दर्द होना नॉर्मल है। तो वो जब केंगन वाटर आने के बाद सब चला गया, तो मुझे तभी जाके, बीइंग अ डॉक्टर, तब जाके पता चला कि ये सब नॉर्मल नहीं होता है, इवन विद द एज। अगर आप प्रॉपर उसको न्यूट्रिशन, जो 100% न्यूट्रिशन के ऊपर ध्यान देंगे, तो ये सब नॉर्मल नहीं होता है। यू कैन बी फिट, फाइन, हेल्दी टिल यूर लास्ट ब्रेथ। वाह, वाह, फैबुलस, फैबुलस, फैबुलस। मेरे दोस्तों, यहाँ पे जितने लोग बैठे हुए हैं, मैं आपको बता दूं क्यों हमने डॉक्टर्स से रिक्वेस्ट किया है कि वो अपनी शेयरिंग करें, वो बताएं। क्योंकि हम चाहते थे कि हम में से बहुत सारे लोग हैं, इंक्लूडिंग मी, जो शायद प्रोडक्ट जानते हैं कि हमने अच्छा लिया है, लेकिन मेडिकल लेवल पे उसके एग्जैक्टली क्या बेनिफिट है हमें बात नहीं समझते थे। लेकिन आज जब डॉक्टर्स खुद ये बातें आपके सामने आके शेयर कर रहे हैं, तो ऑफ कोर्स आप अंदाजा लगा सकते हो मेरे दोस्तों कि कितना, मैं एक्चुअली बोलूं, कितना इम्पोर्टेंट है ये प्रोडक्ट हमारे, आपके, हमारे जितने भी लोग हैं उनके पास रहना। और मैं आपको बता दूं कि
इनाजी की हिस्ट्री में कल ही मेरी जो मैनेजिंग डायरेक्टर है उनके साथ बातचीत हो रही थी। मैंने उनको बोला किस तरीके से हमने कुछ स्टार्ट किया, ही वाज अप्रिशिएटिंग लाइक एनीथिंग कि ये पहली बार ऐसा हुआ है मैजिक वर्ल्ड में कि इस तरीके की कुछ चीजें हों, क्योंकि डॉक्टर्स मशीन ले लेते हैं, वो शेयर नहीं करते हैं इसके बारे में। बट आई एम सो थैंकफुल मैम, मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ पूरी कम्युनिटी का, पूरी टीम का, जिन्होंने इस चीज को एक्सेप्ट किया और वो यहाँ पे हैं। मैम, अब आप चूंकि जिसके स्पेशलिस्ट हो, कुछ उससे रिलेटेड मैं सवाल पूछ लेता हूँ। मैंने इनसे कमिटमेंट किया है कि जो भी हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर आएंगे उनसे हम शायद उससे रिगार्डिंग कुछ सवाल हम पूछेंगे। तो पहला सवाल तो मेरा आपसे ये है कि अ, बहुत सारे लोग मुझे पर्सनल में भी पूछे हैं कि प्रेगनेंसी में जब माँ गर्भवती होती है तो उस टाइम पे उसको कौन सा पानी पीना चाहिए, और क्या अल्कलाइन इन्वायरमेंट उस गर्भ को पावर देता है, अच्छा रहता है उसके लिए। आप चूंकि इसके स्पेशलिस्ट हैं तो आप इसको बहुत बेहतर तरीके से समझा सकते हैं मैम, प्लीज बताइए। Yes, sir. क्योंकि प्रेगनेंसी एल्कलाइन एनवायरनमेंट में ही बनती है। जो बच्चे डेवलप हो जाएगा उसका जो भी न्यूट्रिशन है माँ के शरीर से जाएगा। जैसे हड्डियां बन रही है तो कैल्शियम जाएगा, प्रोटीन जाएगा, मिनरल्स जो माँ की बॉडी में मिनरल्स है, माँ का जो स्टोर्ड है साठा जो है माँ के शरीर में, उससे ही बच्चे का ग्रोथ बनेगा और वो प्लासेंटा के थ्रू जाएगा। तो माँ का शरीर बहुत बार एसिडिक एनवायरनमेंट में चला जाता है और बच्चे के ग्रोथ के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये माँ का अगर स्टोर कम हो जाता है और वहां से फिर मॉर्निंग सिकनेस जैसे बीमारियां से शुरुआत हो जाती है। ये जिनके इसके लिए साथ साथ एसिडिक एनवायरनमेंट के साथ साथ जो हार्मोनल चेंजेस भी आते हैं, लेकिन सबको ये मॉर्निंग सिकनेस नहीं होता है। जिनकी बॉडी में टेंडेंसी एसिडिक ज्यादा है उनको ज्यादा हो जाएगा। ये पानी अगर हम चेंज करवाते हैं, कैंगन वाटर अगर माँ शुरुआत करती है तो मॉर्निंग सिकनेस कम हो जाएगा। और प्रेगनेंसी के दौरान जो भी कॉम्प्लिकेशंस आते हैं जैसे डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है बढ़ता है, कोई कोई माओ का पैरों पे सूजन आती है, क्लैम्सिया बोलते हैं जिसमें कन्वल्जन्स भी आ जाते हैं, और कई सारे प्रॉब्लम्स को माँ को गुजरना होता है। जैसे ये माँ का दूसरा जन्म ही बोलते हैं, क्योंकि यहाँ से माँ किस तरीके से बाहर निकलती, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये अल्कलाइन एनवायरनमेंट बहुत इम्पोर्टेंट है। माँ के शरीर अगर स्वस्थ रहेगा तो वो बच्चे को प्रॉपर न्यूट्रिशन ट्रांसफर कर पाएगी, बच्चे का डेवलपमेंट प्रॉपर हो जाएगा और वो अच्छा जो बॉडी है उसका हेल्दी बच्चा पैदा करने में सक्षम रहेगी। तो अगर ये माँ को पानी पीना है, माँ के घर में कैंगन वाटर डिवाइस पहले से ही है, तो जो पानी वो पी रही है वही पीएच का पानी आगे जाके ले सकती है। अगर 9.5 पीएच का पी रही थी तो 9.5 पीएच ही उसको कंटिन्यू करना है। अगर ये डिवाइस प्रेगनेंसी के दौरान उनके घर पे आया है तो माँ को जैसे रेगुलर हम शुरू कर देते हैं 8.5 पीएच से शुरुआत करनी है, फिर थोड़े दिन के बाद 9, फिर 9.5 है, उसके बाद वो नॉर्मल 9.5 पे रह सकती है। और या यप यप, थैंक यू सो मच मैम। सो मैं एक बार खाली इसको रिपीट कर देता हूँ सबके लिए, सिंपल, कि अगर मान लीजिए डिवाइस पहले से घर पे लगी है प्रेगनेंसी के पहले, जिस टाइम पे, जितने भी लोगों, बहुत ध्यान से मेरे सवाल को सुनना, जिस टाइम पे बचपन से ही बच्चों को एसिडिक इन्वायरमेंट की आदत से पड़ गई है, चाहे खाने के थ्रू हो, चाहे पीने के थ्रू हो, चाहे पानी के थ्रू हो, मतलब हम ले क्या रहे हैं, हम तो सिर्फ एसिडिक चीजें ले रहे हैं। तो इसका मतलब ये कि ऐसे वक्त में जहां पे हर कोई बच्चे से बड़ा हो रहा है, अपने आप को एसिडिक करते 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 करते, तो उस टाइम पे ये प्रोडक्ट तो हर घर की जरूरत पड़ गई है, हर घर की जरूरत बन गई है। क्या आप इस बात से एग्री करते हो? यस ट्रू सर, वेरी ट्रू। क्योंकि क्या हो रहा है ना, बच्चों का डेवलपमेंट नहीं अच्छा हो रहा है जो बच्चे एनवायरमेंट में आ रहे हैं। जैसे अगर मेरी उम्र अभी 55 साल है, रनिंग 55 ईयर्स, तो मेरे उम्र के जो लोग हैं जो 10 20 25 साल तक उन्होंने अच्छा एनवायरमेंट का महसूस किया है,
और मेरे जो पूर्वज है उन्होंने तो 100% किया है, तो वो 80-90 साल तक भी उनके बैक को ऐसा बेंड नहीं आता था। 90 इयर्स में भी वो मैलों मैल ऐसे चल के जाते थे, फिर भी थकते नहीं थे। मेरी उम्र में एटलीस्ट मैंने 10-15-20 साल अच्छा एनवायरमेंट, हवा अच्छा लिया है, शुद्ध हवा लिया है, स्वच्छ पानी पिया है, और पेस्टिसाइड फ्री फूड खाया है, क्योंकि डिमांड इतना नहीं था, तो सप्लाई का और डिमांड का रेशो मेंटेन करने के लिए बहुत सारा पेस्टिसाइड का यूज नहीं हो रहा था। लेकिन आजकल के जो बच्चे आ रहे हैं एनवायरमेंट में, पहले उनका माँ का बॉडी एसिडिक हुआ है, और ये जो एसिडिक, डिहाइड्रेटिव और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है, उसकी वजह से बहुत बार वो डीएनए डैमेज हो रहा है, और वो डैमेज डीएनए कैरी ऑन हो रहा है बच्चों में। तो जो पहला, अगर जो हेरिडेटरी डिसीजेस बोलते हैं, जो अगले जनरेशन में जाएगा, 10 इयर्स पहले जाएगा, उसके अगले जनरेशन में 10 इयर्स पहले जाएगा, क्योंकि वो डैमेज जीन कैरी फॉरवर्ड हुआ है, तो वो जल्दी डैमेज होके एक्सप्रेस हो जाएगा। तो ये बच्चों में जो आजकल अगर हम देखते हैं, टाइप 1 डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, जो ब्लड प्रेशर की बीमारियां 40-50-60 साल के बाद शुरू हो जाती थी रिटायरमेंट के बाद, आज बच्चों में 10 से 12 साल के बच्चों में टाइप 1 डायबिटीज आ रहा है, हाई ब्लड प्रेशर आ रहा है, स्ट्रेस आ रहा है इतना ज्यादा, ये एसिडिक एनवायरनमेंट की वजह से और बाकी जिम्मेदारी की वजह से, कि बच्चे सुसाइड भी कर रहे हैं। तो इतना क्या उन्होंने सह लिया 8-9-10-12-15 साल के बच्चों ने, कि इतना उनको स्ट्रेस आ रहा है, क्योंकि उनकी डेवलपमेंट जो है, इंटरनल डेवलपमेंट है, मानसिक डेवलपमेंट है, वो सही नहीं हुई है, तो वो स्ट्रेस को भी हैंडल नहीं कर पा रहे। और बाय WHO, बाय यूनिसेफ, ये वो बोलते हैं, हेल्थ की डेफिनेशन अगर देख लेते हैं तो मियर अब्सेंस ऑफ डिसीज इज नॉट हेल्थ। आपके केस पेपर में डिसीज का नाम नहीं लिखा है तो आप हेल्दी है, ऐसा नहीं है। आप स्ट्रेस, तान तनाव को अच्छी तरीके से हैंडल नहीं कर पा रहे, आप बीमार हो। आपका एनर्जी लेवल आप मॉर्निंग टू इवनिंग नहीं रख पा रहे हो, तो आप बीमार हो। फिजिकल मेंटल स्ट्रेस, उसमें भी यू आर नॉट हेल्दी। तो ये जो बच्चे हैं, उनकी शुरुआत ऐसी हो रही है कि इतने सारे बच्चों को पहले हमने ये एज, जैसे कि अंदर से इतना ऑक्सीडेशन हो रहा है कि ऑर्गन्स उनके, जो तुकाराम सर ने बोला कि एज अगर 20-30 साल है लेकिन इंटरनल ऑर्गन 60-70 के हो गए, तो जो बीमारियां पहले 60-70 में आ रही थी, अभी 20-30 में आना शुरू हो गया था, 8-10 साल पहले ही। तभी पर हमको फर्स्ट टाइम जब सुना ना, हमको बहुत शॉकिंग लगा कि 22 साल का लड़का हार्ट अटैक से गया। लेकिन ये जो है, आज वो 10-12 साल पे आया है, 10-12 साल के बच्चे भी हार्ट अटैक से जा रहे हैं। और उनका अगर खान पान अगर हम देख लेते हैं, तो क्या खा रहे हैं बच्चे? सब जंक फूड से भरा है, मैगी है, नूडल्स है, लेज है, कुरकुरे है, चॉकलेट्स है, कोल्ड ड्रिंक्स है, भर भर के खा रहे हैं। तो बच्चों में ओबेसिटी आ रही है, उसके साथ साथ जो लाइफस्टाइल डिसीजेस जो बाद में आने चाहिए, उन्होंने लाइफ भी नहीं जिया है, बचपन एंजॉय भी नहीं किया है, उनको बीमारियां आ रही है, कैंसर जैसी भयानक बीमारी भी आ रही है। एक वीडियो भी मैंने शेयर किया था। और वो जो जीन एक्सप्रेस हो रहे हैं हमारे डैमेज, वो पानी अगर हम पी लेंगे तो डीएनए को भी ये पानी रिपेयर कर देगा। तो जो जनरेशन टू जनरेशन बीमारियां ट्रांसफर हो रही है, उसको कहीं ना कहीं जाके ये लेवल पे हम रोक सकते हैं, पानी वाह, के माध्यम से हम रोक सकते हैं। उसके साथ साथ जो हमारा एनवायरमेंटल बायोलॉजिकल स्ट्रेस आ रहा है, हवा, पानी और खुराक का, ये पानी के माध्यम से उसको भी हम कम कर रहे हैं। जो बॉडी के अंदर जा रहा है एसिडिक, उसको हम रोक रहे हैं। हवा का प्रदूषण से जो हो रहा है, उसको हम क्लियर कर रहे हैं। या पानी है, उसको हम नेचुरल वाटर, बैक टू ओरिजिन, जो हमारे पूर्वजों ने पानी पिया, वो पानी हम आज टेक्नोलॉजी की वजह से, वी शुड बी वेरी ग्रेटफुल, थैंकफुल टू द टेक्नोलॉजी, वो गंगोत्री का पानी हमारे घर पे आ रहा है, या वो झरने का पानी हमारे घर पे आ रहा है, जो हम चाहे तो भी कितना भी पैसा खर्चा करके हमारे बच्चों को वो नहीं दे सकेंगे। बाकी लग्जरी आप कुछ भी दे सकते हैं। वाह, वाह, लवली। थैंक यू सो मच मैम। मुझे 100% यकीन है कि यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जिसको बहुत कुछ इंसाइट्स मिला होगा, बहुत कुछ जानने को मिला होगा, बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। मैं एक ही चीज बताना चाहता हूँ
बार बार कि मेरे दोस्तों, आपको नहीं पता है कि आपने अपने शरीर के ऑर्गन्स के ऊपर कितना बड़ा एहसान किया है इस मशीन को अपने घर पे लगा के। ये बातें शायद हमें नहीं पता चलती हैं, क्योंकि भगवान ने हमको आंखें दुनिया को देखने के लिए दी हैं। काश एक आंख हमको ऐसा भी दिया होता कि हम अपने शरीर के ऑर्गन्स को देख पाते, हम अपने बॉडी को देख पाते, तो आपको पता चलता। काश हमारा एक ऐसा भी कोई कम्युनिकेशन स्टेब्लिश हुआ होता कि आप अपने हार्ट की सुन पाते, काश अपने लीवर की सुन पाते। जब वो चिल्लाता चीखता है तो आप उसकी आवाज सुन पाते, जिस तरीके से आपको दर्द होता है और आपको तकलीफ होता है। लेकिन आज यही डॉक्टर्स हैं के बीच, एंड आई मस्ट से लाइक दे आर नॉट डॉक्टर्स, दे आर द रियल ह्यूमन बीइंग, दे आर द रियल ह्यूमन बीइंग, लेडीज एंड जेंटलमैन। कि आप कभी अंदाजा लगा सकते हो कोई डॉक्टर का ग्रुप, जानते हो क्या है? MFW का मतलब होता है मेरे दोस्तों, मेडिसिन फ्री वर्ल्ड। कभी आप अंदाजा लगा सकते हो कि कभी डॉक्टर बोल सकते हैं ये बात कि हमें मेडिसिन फ्री वर्ल्ड बनाना है? इतना पैसा खर्चा करके पढ़ाई, ये ना फलाना ढिमका, उन सारी चीजों पे मैं नहीं जा रहा हूं। और आज के टाइम पे तो आप ये महसूस करो कि आप रियली में कितने ब्लेस्ड हो कि भगवान ने आपको ऐसे लोगों के आजू बाजू रखा है जो आपको ट्रू इंफॉर्मेशन दे। अभी ट्रू इंफॉर्मेशन क्यों बोल रहा हूं? यहाँ पे बैठे हुए 90% ऐसे लोग हैं, 95% लोग हैं जिसका संगीता मैम से कोई लेना देना नहीं, संगीता मैम से कोई लेना देना नहीं। एक नाजुक पीरियड है, तो उस टाइम पे हमें कौन सा पानी पिलाना है नहीं पिलाना है, जरा उसके बारे में अगर आप 1 2 3 मिनट हाईलाइट बता दोगे तो बहुत लोगों को बहुत कुछ इंसाइट्स मिल जाएगा मैम, प्लीज मैम। श्योर सर। जब भी बच्चा पैदा होता है, क्योंकि उसकी न्यूट्रिशन की तैयारी भगवान ने खुद की होती है, तो उसको जन्म से 1 घंटे के अंदर, जो जागतिक आरोग्य संगठन है WHO और यूनिसेफ ने कुछ गाइडलाइंस दिए हैं, जन्म के तुरंत पश्चात विदिन 1 आवर माँ का दूध शुरू करना चाहिए, और 6 माह पूरा होने तक सिर्फ और सिर्फ माँ का दूध ही देना चाहिए। जो पारंपरिक दवाइयाँ देते हैं या कुछ जन्म घुटी बाल कड़ू वगैरह देते हैं, ये सब भी नहीं देना चाहिए। तो पानी भी नहीं देना चाहिए, क्योंकि माँ के दूध में बहुत पानी होता है, जितना बच्चे को चाहिए उतना पानी माँ के दूध में होता है। तो माँ को अच्छा पानी पिलाओ, बच्चे को माँ के दूध से अच्छा पानी वाला दूध मिलेगा 6 माह तक। लेकिन किस वजह से अगर बच्चा बीमार है, आईसीयू में है, कम दिन का है, प्रीमैच्योर बेबी है, लो बर्थ वेट बेबी है, और माँ का दूध में कमी है, उसको भी इम्प्रूव करने के चांसेस होते हैं, लेकिन इट टेक्स टाइम। तो बीच के पीरियड में अगर बच्चे को सप्लीमेंट करने की जरूरत है टॉप मिल्क, टॉप फॉर्मूला से या टॉप फीड से, तो उसको प्रिपेयर करने के लिए ये पानी हम हमारा 7 pH का यूज कर सकते हैं। फिर जब बच्चा 6 माह का पूरा हो जाएगा, उसके बाद स्तनपान को शुरू रखते रखते घर का जब आहार शुरू करेंगे, वो आहार भी यहाँ पे लगे हाथ बोल देती हूँ कि वो मसला हुआ आहार चाहिए, जो आपके घर में आप खुद खा रहे हैं, उसको सॉफ्ट करके बच्चों को खिलाइए। ऐसा पतला पतला कांजी पानी, चावल की कांजी, दाल का पानी, ऐसा नहीं, या सूप, फ्रूट जूसेस, ये नहीं होता है। खाना मतलब वो सेमी सॉलिड होना चाहिए, वो सॉलो कर सके, लेकिन उसमें न्यूट्रिशन भरपूर हो जाए। तो वो खाना आप ये केंगन पानी में बनाइए, और फिर जब खाना शुरू करेंगे तो पानी भी शुरू करेंगे हम। तो केंगन पानी हम शुरू करेंगे, 7 pH का, न्यूट्रल पीएच का पानी हम बच्चों को शुरू करेंगे। 3 साल तक या 5 साल तक बच्चों को 7 pH का पानी देंगे, और फिर उसके बाद जो फिर 8.5 pH शुरू कर देंगे। जैसे जैसे बच्चे ग्रो हो जाएंगे वो हिसाब से पीएच लेवल हम बढ़ाते जाएंगे। लेकिन अगर इस दौरान बिटवीन 1 ईयर है, 3 ईयर है या 5 ईयर है, इसके बीच में अगर बच्चा बीमार हो जाता है, तो वो बीमारी है मतलब बॉडी एसिडिक में चली गई है, डिहाइड्रेशन होने का खतरा ज्यादा होता है। तो उसमें उस दौरान पानी की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ानी है, और वो टाइम पे आप पीएच भी थोड़ा स्टेप अप कर सकते हैं। अगर बहुत छोटा है तो 8.5 pH दे सकते हैं, 3 साल है या उसके ऊपर है तो 9.5 9.5 pH का कंसल्ट करके वो पानी आपके ग्रुप के डॉक्टर्स के साथ में कंसल्ट करके, लेकिन 1 8.5 pH तक तो आप
खुद भी स्टेप अप कर सकते हैं बीमारियों में, सिर्फ बीमारियों में। और वो दौरान पानी की मात्रा भी बढ़ाओ ताकि टेम्परेचर भी नीचे आ जाए, हाइड्रेशन मेंटेन हो जाए, और जो बायोकेमिकल रिएक्शन है बॉडी का वो भी प्रॉपर चले। क्योंकि जो भी दिक्कतें आती है, क्योंकि ये बच्चे होते हैं, उनको हम फोर्स नहीं कर सकते, जबरदस्ती नहीं दे सकते, खाना वो नहीं खा सकते हैं, तो हाइड्रेशन मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। पानी के माध्यम से करो, ओआरएस दो, नींबू पानी दो, जिसमें कैंगन वाटर का यूज करो, हायर पीएच का करेंगे तो भी चलेगा, ताकि जल्दी से जल्दी वो ठीक रिकवर हो जाते हैं। टेम्परेचर भी आता है, बहुत बार हम डॉक्टर्स रिकमेंड करते हैं कि 100 टेम्परेचर है तब तक तो आपको मेडिसिन देना ही नहीं है, तब तक पानी से ही उसको कंट्रोल करना है। क्योंकि पानी की मात्रा शरीर की बढ़ जाती तो 1-2 डिग्री टेम्परेचर अपने आप नीचे आ जाता है, हाइड्रेशन करेंगे तो 101 के ऊपर जाता है, फिर सोचना है देना है, डॉक्टर के कंसल्ट से वो देना है। लेकिन हाइड्रेट बॉडी प्रॉपर करो, हाइड्रेशन पे ध्यान दो, न्यूट्रिशन में पानी की मात्रा बढ़ाओ, और वो टाइम पे थोड़ा स्टेप अप कर सकते हैं। उस टाइम पे वो भी कंसल्ट करके, अगर बच्चों को सर्दी खांसी ऐसा है तो 11.5 पीएच का 5 ml या 10 ml उसमें पिंच ऑफ हल्दी डाल के उसको एज अ मेडिसिन देना है 11.5। क्योंकि आज ये तो बच्चों को बीमारियों में हुआ, लेकिन हम जहाँ पे, या सौदामिनी मैडम जहाँ पे रूरल एरिया में हम करते हैं, वहां पे पानी की बहुत दिक्कतें हैं, आरओ का पानी है, तो हमने ये भी देखा है कि वो एरिया में जो आरओ का पानी बच्चे पी रहे हैं, वो 4.5-5 पीएच का पानी बच्चे पी रहे हैं, और बच्चों को अल्सर की बीमारियां हो रही है, और अल्सर के ऑपरेशंस भी हो गए हैं। तो वो वक्त अगर उनका पानी चेक करके वो हम रिप्लेस करेंगे तो ये नेचुरली उसको क्योर मिल जाएगा। और वो टाइम पे वही वक्त जब भी एसिडिटी होती है, मेरे एक टीचर है जिनका पोता है 10 साल का, जिसको बहुत तेज एसिडिटी होती है, और वो उल्टी करने के बगैर फिर रुकती नहीं थी। फिर उसको अभी ये पानी जब से शुरू किया वो बंद हो गया। तो जब भी एसिडिटी के जैसे हो जाता है, मतलब बीमारी जिधर जिधर आएगी बॉडी अपना एसिडिक की तरफ चला गया है, क्योंकि बायोकेमिकल एसिड बेस बैलेंस जो बॉडी था वो डिरेंजमेंट हो गया है, ऊपर मतलब एसिडिक मात्रा बढ़ गई है, बेसिक मात्रा कम हो गई है, तो वहां पे हमको एसपीएच बढ़ाना पड़ेगा। वाह, मुझे यकीन है कि यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं उनको बहुत सारी नई चीजें, इंक्लूडिंग मुझे भी बहुत सारी नई चीजें पता चल रही है मैम। थैंक यू सो 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 मच आपको, जो आपने